student, welcome back to my channel Curious Brain Physics. My name is Pratik Rajput and I am your physics teacher. तो आज हम देखने वाले हैं बेटा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का क्या जरूरत है फिजिक्स में। तो बेटा जो आप पढ़ते हो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ता है। तो डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है बेटा वो 11th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। ये काफी एक बड़ा चैप्टर क्रॉस प्रोडक्ट में लगने वाला है, उतना मैं डिटर्मिनेंट आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। और इसको ब्रीफ में जब मैं पढ़ाऊंगा दूसरे वाले चैनल जो मैथमेटिक्स का चैनल है क्यूरियस ब्रेन मैथमेटिक्स, उस चैनल पर इस चैप्टर को डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अभी जस्ट एक टॉपिक की तरह हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको हम फाइंड कर सकें। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है डिटर्मिनेंट, कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो आपको बेटा मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसको पढ़ा रहा हूं, तो मैं फिजिक्स का ये एग्जांपल लूंगा। आपको एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर जो कि गिवन है x1। मैं जनरल फॉर्म लेता हूं ताकि आपको अभी समझा सकूं, फिर एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझेंगे। x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, आपको ये वेक्टर गिवन है। और एक बी वेक्टर गिवन है जो कि है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। आपको ए और बी वेक्टर के बिना आपको बोला गया है कि आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट वाले लेक्चर में मिल जाएगा। अभी हम यहाँ सीख रहे हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। तो आपको इस तरह से दो लाइन बना लेना है और यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल जो है लाइन, इसको बोलते हैं रो। यहाँ पर जो एलिमेंट हम लिखेंगे, जो भी वैल्यू लिखेंगे उसको रो बोला जाएगा। इस तरह से जो वर्टिकल होगी उसको बोला जाएगा कॉलम। तो आपको पहली जो रो है उसमें लिखना है आई कैप, जे कैप और के कैप। ये आपको लिखना है हमेशा जब आप क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करोगे, तो आई जे के इस तरह से लिखना है। फिर आपको बोला है, अगर उसने बोला है कि आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करना है, ए क्रॉस बी, उसने ये बोला है ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है, तो इसमें बेटा ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है। अगर उसने बोला है ए क्रॉस बी, तो पहले आप ए के एलिमेंट को लिखोगे उसके बाद बी के एलिमेंट को। ऐसा नहीं है कि पहले आपने बी लिखा फिर ए, नहीं, इसमें ऑर्डर की जो है वो इंपॉर्टेंस है। तो हमें पहले ए लिखना है फिर बी। तो हम फाइंड कर रहे हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर ए के जो कॉफिशिएंट है आई जे और के वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका है आई के नीचे आपको आई का कॉफिशिएंट लिखना है जो कि है x1, जे के नीचे जे का कॉफिशिएंट जो कि है y1 और के नीचे के का कॉफिशिएंट जो कि है z1। तो पहले तो हमने ए वाले कॉफिशिएंट्स को यहाँ लिख लिया। अब इसी तरह बी वाले कॉफिशिएंट्स को लिखते हैं, वो है x2, y2 और z2। तो ये तो हो गई अपने पास डिटर्मिनेंट। इस तरह से लिखते हैं डिटर्मिनेंट को। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट की, वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आप ये समझ लीजिए, इसको कहते हैं रो। इसको हॉरिजॉन्टल में जो एलिमेंट लिखे हैं, ये जो एलिमेंट है यहाँ पर कोई वैल्यू भी हो सकती है 2 3 4, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है 2 3 4 5 कुछ भी, और कोई भी फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शन इन द सेंस बेटा जैसे आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन कि e की पावर 2, e की पावर 3, लॉगरिदमिक फंक्शन, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ये एलिमेंट की जगह आपको नंबर भी मिल सकता है, यानी कांस्टेंट भी मिल सकते हैं, पाई, ई, लॉग, कुछ भी मिल सकता है, या फिर आपको फंक्शंस भी मिल सकते हैं। तो ये जो है आपके पास, इनको बोलते हैं एलिमेंट। और ये जो है इसको बोलते हैं रो। और ये जो वर्टिकल में आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ आप कितना रो देख रहे हो, ये R1, ये रो 1 है, इसको रो 2 बोलेंगे, इसको रो 3 बोलेंगे। ये जो है वर्टिकल में इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो इसको कॉलम, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। इतना समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, रो, और वर्टिकल में जो एलिमेंट लिखे हैं उसको बोलते हैं कॉलम। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो।
इतना क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपसे जब ए क्रॉस बी पूछा तो हमने पहले ए के एलिमेंट को लिखा, उसके बाद बी के एलिमेंट को लिखा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आपको इतना याद रखना है, ये बनाना आपने सीख लिया, आई जे के अपने मन से पहले से ही पुट करना है। हम क्रॉस प्रोडक्ट सीख रहे हैं कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो आई जे के अपने मन से पुट किया आपने, उसके बाद ए और बी के कोफिशिएंट को लिख लिया। आप यहाँ पर साइन और याद रखोगे, साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, ये और याद रखना है आपको, प्लस माइनस प्लस। ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज और आपको बता दूं, ये जो आपने डिटरमिनेंट बनाया है यहां पर 3 रो और 3 कॉलम है, यानी यहां पर 3 रो है और 3 कॉलम है, इसको ऑर्डर बोला जाता है बेटा। ये 3 क्रॉस 3 के जब मैट्रिक्स आप बनाओगे तो मैट्रिक्स का ही वैल्यू होती है डिटरमिनेंट, तो उस डिटरमिनेंट का ऑर्डर है ये, सॉरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह से डिटरमिनेंट बनेगा। चलिए ये प्लस माइनस प्लस, ये याद रखना है आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहां से स्टार्ट करना है, तो आपको सबसे पहले लिखना है ये आई कैप, ये आई लिखा आपने, इसके आगे कौन सा साइन लगाना है, पॉजिटिव, आई जे के, इसके आगे कौन सा साइन आएगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आपने पहले लिखा आई को, लिख लिया। उसके बाद आपको पहली रो और पहले कॉलम को इस तरह से ढक लेना है, पहली रो और पहले कॉलम को। तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 1 2 3 4, पहली रो और पहले कॉलम को आपने पहली रो और पहले कॉलम को छिपा लिया तो आपके पास 4 एलिमेंट बचे। तो आपको फिर यहां से स्टार्ट करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए और फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। कैसे, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे, यहां से स्टार्ट किया। तो यहाँ एक ब्रैकेट बनाया आपने, y1 का मल्टीप्लाई z2 से किया, y1 का मल्टीप्लाई z2 से किया, उसके बाद निगेटिव साइन हमेशा लगाना है और फिर y2 का मल्टीप्लाई z1 के साथ, y2 का मल्टीप्लाई z1 के साथ किया आपने। इतना समझ में आ गया बेटा हमने क्या किया, फिर से समझ लीजिए। यहां से आपको स्टार्ट करना है तो पहले आपने आई लिखा, आई कैप, साइन क्या रखना है आई के आगे, पॉजिटिव, यहां से साइन देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस हमेशा रहेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, पहली रो और पहले कॉलम को छिपा लेना है, ये 4 एलिमेंट आपके पास बचे। फिर यहां से स्टार्ट करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, फिर माइनस साइन लगाया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो y1 का मल्टीप्लाई z2 से, उसके बाद नेगेटिव साइन लगाना है, फिर y2 का मल्टीप्लाई z1 से। अब ये y1 z2 y2 z1 ये जो भी वैल्यू होंगी वो आपको उनके साइन के अकॉर्डिंग लेनी है। अभी एक एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से आप समझोगे, अभी जनरली मैं समझा रहा हूँ किस तरह से मल्टीप्लाई और क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ क्या करेंगे बेटा, फिर अगले इससे स्टार्ट करेंगे, ये कंप्लीट हो गया, अब इस पे आना है। तो अब यहाँ साइन क्या रहेगा, सबसे पहले आपको साइन लिखना है, साइन रहेगा निगेटिव का, मैंने आपको बताया पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर क्या लिखना है आपको, जे कैप, जे कैप आपने लिखा। फिर सेम चीज करनी है, पहली रो को छिपा लेना है, इसको हमेशा पहली रो को छिपाना, और इस बार इसके जिसको छिपाया ये वाली रो छिपाई और इसको लिखा तो हमने इस कॉलम को छिपाया। अब ये रो है तो अब जो कॉलम छिपाएंगे वो ये बीच वाला होगा, क्योंकि अब हम जे के लिए निकाल रहे हैं, ये वाला। तो ये रो और ये कॉलम जब हमने छिपा लिया, ये वाली रो को छिपा दिया मैंने और ये वाले कॉलम को छिपा दिया, तो आपके पास एलिमेंट बचे ये और ये, 4 एलिमेंट आपके पास बचे। तो 4 एलिमेंट बचे, फिर से आपको ऊपर से ही स्टार्ट करना है, यहाँ से कॉर्नर से। x1 का मल्टीप्लाई, अब ये सारे एलिमेंट नहीं है, इनको भूल जाइए, आपके पास 4 हैं, तो अब x1 का मल्टीप्लाई z2 से, तो ये हो गया x1 z2, फिर माइनस साइन लगाएंगे आप, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी ये हो गया आपके पास x2 और z1। उसके बाद फिर आपको पॉजिटिव साइन लेना है, साइन आपको यहां से कॉपी किया, उसके बाद के कैप लिखा आपने। फिर से आपको पहली रो को कवर करना है
और तीसरे कॉलम को कवर करना है, क्योंकि आप के लिए फाइंड कर रहे हैं तो इसके नीचे वाला पूरा कॉलम कवर करना है। फिर से आपके पास 4 एलिमेंट बचेंगे, फिर आपको वही करना है, यहाँ ब्रैकेट बनाना है। x1 का मल्टीप्लाई आपको y2 से करना है, x1 का मल्टीप्लाई हमने y2 से किया, फिर निगेटिव का साइन लगाया, फिर x2 का मल्टीप्लाई y1 से करना है, x2 का मल्टीप्लाई y1 से करना है। इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे और आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। ये तो एक जनरल एग्जांपल लिया हमने आपको समझाने के लिए। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ वैल्यू रखने के बाद एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलिए देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। ये आपको याद नहीं करना, आपको तरीका याद करना है, ऐसा नहीं है आपको इसको रट लेना है, ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस तरीका याद रखना है। तो हमने ए क्रॉस बी अभी निकालना सीखा। अगर हम बेटा बी क्रॉस ए निकालते, अगर हम बी क्रॉस ए निकालते तो फिर यहां पर पहले बी के एलिमेंट को लिखते, उसके बाद ए के एलिमेंट को लिखते। ये ऑर्डर का डिफरेंस है, दोनों का आंसर डिफरेंट आता अगर हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं। ये स्केलर प्रोडक्ट नहीं है जहां पर कम्यूटेटिव नेचर फॉलो होता हो, ये यहाँ पर कम्यूटेटिव नेचर फॉलो नहीं होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। आइयो, ये वाली बात तो आपको क्लियर हो गई कि ये कैसे फाइंड करते हैं। कुछ वैल्यू लेके आपको एग्जांपल बताते हैं, इसको भी मैं रफ कर देता हूं। जैसे एग्जांपल आपने लिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। यहां पर आपने i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ये आपने वेक्टर की वैल्यू ले ली। तो आपको निकालना है a क्रॉस b, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है a क्रॉस b। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यहां पर आपको i j k, पहली रो में i j k आपको अपने से लिख लेना है, i j और k। उसके बाद क्या करना है आपको, a के i j और k के कोफिशिएंट्स को आपको यहां लिखना है विद साइन, जो भी इनका साइन होगा। तो यहाँ पर 2 है, i का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, j के नीचे j के कोफिशिएंट को जो कि है -3, उसके बाद k के नीचे k के कोफिशिएंट जो कि है 2। उसके बाद इसी तरह से b में, b के i का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, ये 4 और यहाँ पर -3। अगर कोई 0 होता, k ना होता, यहाँ पर k होता, यहाँ पर k ना होता, ये तो यहाँ पर 0 ले लेते, वो एलिमेंट हो जाता 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको साइन लेना, पॉजिटिव साइन ले लिया, फिर उसके बाद i लेने के बाद ये आपका पहला रो और i के नीचे वाला पहला कॉलम, इसको आपने हाइड कर लिया, तो आपके पास ये बचे 4 एलिमेंट। अब इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, -3 इंटू -3, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया, ये तो पॉजिटिव हो गया, 3 3 9, तो ये आ गया 9। उसके बाद क्या करना है आपको नेगेटिव का साइन ले लेना है। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 2 से, तो 4 2 8, ये आ गई आपकी वैल्यू। उसके बाद आपको साइन लेना है, पहले तो आपने नेगेटिव का साइन लिया, उसके बाद आपको जे लेना है, जे ले लिया, फिर आपको पहली रो फिर से कवर करना है और जे के नीचे वाला जो दूसरा कॉलम है इसको हमने कवर किया, इसको ढक लिया, तो आपके पास फिर से 4 एलिमेंट बचे, ये और ये 4 एलिमेंट बचे। तो आपको यहाँ पर आपने ब्रैकेट बनाया, फिर 2 का मल्टीप्लाई आपने -3 से किया, तो ये आ गया -6। फिर आपने नेगेटिव साइन लिया, हमेशा बेटा यहाँ नेगेटिव साइन लेना है, और फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया, तो ये आ गया 2। फिर से क्या, पॉजिटिव साइन लेना है आपको और k ले लेना है। अब इसी तरह k के लिए करेंगे, तो आपको पहली रो और k के नीचे वाला कॉलम इसको कवर करना है, तो आपके पास फिर से 4 एलिमेंट बचे, तो 2 का मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे, तो 2 4 8, फिर आप नेगेटिव साइन लोगे, फिर यहाँ 1 का मल्टीप्लाई -3 से, जो कि आ जाएगा -3, तो यहां पर कितना आया बेटा, -3।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। तो अब ये 9 माइनस 8 हो गया 1, तो ये आ गया आई कैप। -6 -2 ये हो गया -8, -6 -2 -8, और बाहर भी माइनस है, तो माइनस का जब ये ब्रैकेट ओपन होगा -8 का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो ये होगा प्लस का, और क्या आया 8 जे कैप। इसके बाद यहां आते हैं, 8 माइनस का मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो 8 + 3 कितना हो गया 11 के कैप। तो ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी A क्रॉस B की। इसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि यहां जो वैल्यू आती है वो वेक्टर है, स्केलर नहीं है। ये देख रहे हो ना आप, ये वेक्टर है, I J और K, यहाँ पर डायरेक्शन भी है। तो इस तरह से बेटा डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है। अभी मैंने आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आता है। अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता तो आप इस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्रॉस प्रोडक्ट को मैं क्रॉस प्रोडक्ट वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे फाइंड करते हैं, उसको मैं लेक्चर, जो क्रॉस प्रोडक्ट का लेक्चर होगा उसमें मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। प्रोडक्ट के बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी डिटर्मिनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वहां भी डिटर्मिनेंट की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए उसके लिए भी समझ लेते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी भी बताऊंगा ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए। इसको मैं रब कर देता हूं। जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C, ये तो फॉर्मूला है अपने पास। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो फिर से आप डिटर्मिनेंट एक बनाओगे, A के एलिमेंट को आप यहां पुट करोगे, B के एलिमेंट को आप यहां पुट करोगे, C के एलिमेंट को आप यहां पुट करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए 2i + 3k - 4j 3i - 4j + 2k 5i + 2k 2j + 0k। ये A, B और C 3 वेक्टर हैं जो आपको गिवन है। तो आपको डिटर्मिनेंट किस तरह से बनाना है, पहले A लिखा हुआ है तो A के यहाँ पर अब यहाँ पर I, J और K नहीं लेना है, यहाँ पर I, J और K नहीं लेना है। साइन का सिस्टम वही रहने वाला है, प्लस माइनस और प्लस, पर इस बार I, J और K की जगह आपको ये एलिमेंट लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर अब 3 है। इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये भी हम पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले लेक्चर में। अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करते टाइम, जब आप सॉल्व करते हो उस टाइम पर जो डिटर्मिनेंट आता है उसको सॉल्व करना हम सीख रहे हैं। सिर्फ अभी डिटर्मिनेंट की बात हो रही है इस लेक्चर में। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसके एलिमेंट आप यहाँ लिखेंगे, पहले 2 साइन के साथ लिखना है, फिर 3 और फिर -4। ये तो A के हो गए। उसके बाद B के एलिमेंट 3 -4 और उसके बाद 2। C के लिए 5 2 एंड 0। अब कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको बताया पहले आपको साइन लेना है। साइन यहाँ क्या है, पॉजिटिव, और उसके बाद ये यहां से स्टार्ट करना है। तो आपने लिया 2, ब्रैकेट बनाया, इसके बाद ये वाली रो और इसके नीचे वाला कॉलम इसको आपने हाइड कर लिया, तो आपके पास ये बचे 4 एलिमेंट। तो -4 का मल्टीप्लाई आपने 0 से किया तो आया 0, और फिर नेगेटिव का साइन लगाना है। 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो आ जाएगा आपके पास 4। फिर उसके बाद फिर आपको नेगेटिव साइन लेना है, 3 लिया आपने, फिर एक ब्रैकेट लगाया, ये वाली रो और ये वाले कॉलम को जब आपने हाइड किया तो आपके पास फिर से 4 एलिमेंट बचे। 3 का मल्टीप्लाई 0 से किया, फिर से 0,
नेगेटिव साइन लगाया, 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो आ गया 10, ये ब्रैकेट, प्लस का साइन लगाया और फिर -4 है, -4 और प्लस, तो ये हो जाएगा -4। यहाँ पर ब्रैकेट बनाया, इसको और इसको हाइड किया तो फिर से 4 एलिमेंट बचे, 3 2 जा 6, माइनस का साइन, 5 4 जा 20, -20 ये लिखा, ये ब्रैकेट क्लोज किया। इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हो गया बेटा कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं उसका तरीका, कि कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई करना था आपको, और साइन का ध्यान रखना है। बच्चे जो गलती करते हैं जल्दबाजी में, साइन कुछ गलत ले लेते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर नहीं आता। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय आपको याद रखना है साइन, कि आपने साइन क्या लिया है, प्लस माइनस, ये ठीक से लेना है आपको। डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए। कुछ डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है, वो आप देख के भी बता सकते हो, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कुछ के लिए एप्लीकेबल है। कब बेटा, कोई भी एक रो, यहाँ आपको 3 ही डिटर्मिनेंट देखने को मिलेगी, ऑर्डर जो है वो 3 का ही होगा। यहां पर आपको 3 रो होंगे, 1 2 और 3, और यहां पर 3 कॉलम होंगे इस तरह से, अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था। तो कोई भी एक रो के सभी एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं, रो 1 रो 2 रो 3, किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट अगर 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0। आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आएगा 0। वो आप समझ भी सकते हो क्योंकि यहाँ पे आप साइन लोगे, उसके बाद ये 0 लोगे और फिर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर माइनस का साइन लिया, फिर आपका 0, फिर एक ब्रैकेट बना आपका जो एलिमेंट को लेके आएगा, फिर मल्टीप्लाई किया 0, फिर यहाँ भी 0। तो आपका इस तरह की डिटर्मिनेंट जिसमें कोई भी रो अगर आपको 0 दिखता है तो उसका आंसर आ जाएगा 0। ये पहली प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, कोई भी दो रो अगर सेम हो जाती हैं, जैसे ए बी सी, आप देख रहे हो रो 1 और रो 2 सेम है, रो 1 इक्वल टू रो 2। अगर ऐसा हो जाता है कि 2 रो सेम हो जाती हैं तब भी डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आने वाला है बेटा, 0। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए ताकि डिटर्मिनेंट को देखते ही अगर वो 0 होती है तो आप आंसर बता सको। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ज्यादा देखने को मिलेगा कि डिटर्मिनेंट 0 आ रही है, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो हम बोलते हैं कि वो जो वेक्टर हैं, तीनों वेक्टर वो कोप्लेनर है अगर उनकी वैल्यू 0 आती है। तो एक तो ये हो गया प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर कोई रो दूसरी रो के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन में है, यानी जैसे यहां पर मैंने वैल्यू रखे 2 1 2 और 3, और यहां पर वैल्यू मैंने रखी हुई है 2 4 6, तो आप देख सकते हो 2 टाइम्स R1, तो आप देख रहे हो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी एक यहां प्रोपोर्शन होना चाहिए। ये 1/2 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर ये इस तरह से है कि कोई एक रो दूसरे रो के प्रोपोर्शन में लिखी हुई है, प्रोपोर्शन रिलेशन को फॉलो करता है, तो फिर उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इतना ही आपके रिक्वायरमेंट है ये क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए। ये डिटर्मिनेंट आना चाहिए, सॉल्व कैसे करते हैं, और ये 3 प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए ताकि डायरेक्ट आप देखते ही बता सको कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर जो है 0 आने वाला है, आपको इतना सॉल्व ना करना पड़े। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि एक रो कोई भी है जिसमें सभी एलिमेंट अगर 0 होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0। दो रो अगर सेम हो जाती हैं तब भी आंसर उस डिटर्मिनेंट का 0। और तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि जो रो है किसी दूसरी रो के प्रोपोर्शन में हो, जैसे यहां था ये जो R2 है वो R1 के ही बराबर, 2 टाइम्स R1। अगर यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही बन जाएगा R2। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 2 आ गया।
यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप 6 आ जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है ताकि आप डायरेक्ट आंसर लिख सको। तो ये तो हो गया डिटर्मिनेंट। मैंने आपको यहाँ डिटर्मिनेंट उतना बता दिया जितना कि आपके क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में रिक्वायरमेंट है। ये वैसे तो ये 11th क्लास में मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है, पर इसको हम स्टडी करेंगे अपने दूसरे वाले चैनल पर, ब्रीफ में स्टडी करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे क्यूरियस ब्रेन मैथमेटिक्स वाले चैनल में। और जो है क्यूरियस ब्रेन जेई मैथमेटिक्स जो एक न्यू चैनल स्टार्ट हुआ है जिस पर आप जेई के जो लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो। जेई मैथमेटिक्स के लिए शुरू हो चुका है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से आरिफ अहमद जो सर हैं उन्होंने स्टार्ट किया है। तो आप उस चैनल को भी विजिट कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच टू द लिसनिंग।